और इसी के साथ ही एक बड़ी खबर बता दें, मिडिल ईस्ट में अमेरिकी फाइटर जेट से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आ रही है। खबर ये मिल रही है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिकी फाइटर जेट्स तैनात किए गए हैं। खबर ये है कि ईरान के हमलों का जवाब देंगे। ये पूरी तरह से तैयारी है फाइटर जेट्स की अमेरिका को लेकर। कतर में B-2 बॉम्बर की भी तैनाती है। ये बड़ी खबर इस वक्त तैयारियों को लेकर, और देखिए साथ ही विजुअल्स भी हम आपको दिखा रहे हैं। अमेरिका की तैयारी हो चुकी है, महायुद्ध की क्या बारी है, इसको लेकर डिटेल्स जो सामने आ रही है वो अब जानिए। अमेरिका ने फाइटर जेट्स मिडिल ईस्ट भेजे हैं और इजराइल पर हमले को रोकने का प्लान तैयार किया गया है। अमेरिका ने B-2 बॉम्बर कतर में तैनात किए हैं। परमाणु मिसाइल से लैस है अमेरिकी B-2 बॉम्बर। कतर के अल उदैद एयरबेस पर यह तैनाती हुई है। तो इस तैनाती को लेकर जानकारियां ये मिल रही है कि एक मैसेजिंग है, लेकिन अभी जैसे लगातार जीजी द्विवेदी भी कह रहे थे और साथ ही साथ एस बैल साहब भी हमें ये बता रहे थे, क्या ये माना जाए मेजर जनरल AK सिवाच, ये तैयारियां सिर्फ और सिर्फ अपने आप को प्रोटेक्ट करने की है, लेकिन वो मौका कौन सा देश ऐसा लग रहा है आपको कि दे सकता है जो इस युद्ध को भड़काएगा? देखो, युद्ध को भड़का तो इजराइल ही रहा है, इसमें कोई शक नहीं कि जिस प्रकार से उसने ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी है कि ईरान को पलटवार करना पड़ेगा, नहीं तो उसकी जो सॉवरेनिटी पे हमला हुआ है, अगर ईरान पलटवार करता है तो ये इस लड़ाई का दायरा बढ़ेगा। इस लड़ाई का दायरा बढ़ता है तो वो इजराइल के फायदे में है, और नुकसान किसको होगा? सबसे बड़ा वो ईरान को होगा, कि जो ईरान की इकोनॉमी डिगमगा रही, ईरान के साथ कोई नहीं खड़ा। चीन और रूस हैं, वो उसको बाहर से सपोर्ट देगा, कोई इंटरनली सपोर्ट नहीं दे पाएगा। और यही सच्चाई है कि अगर वो डायरेक्ट अटैक नहीं करता है और वो अपने 3 जो प्रॉक्सीज हैं, हिजबुल्ला, होती और हमास के थ्रू कार्रवाई करता है, तो फिर मुझे लगता है ये लड़ाई इतनी ज्यादा लंबी नहीं जाएगी। क्योंकि सच्चाई है, ईरान का ना इन्वॉल्वमेंट होना इसका मतलब फ्लेयर अप नहीं होना। हिजबुल्ला के साथ तो पहले ही इजराइल की लड़ाई चल रही है, हमास के साथ भी चल रही है, होती रिबल जो हैं वो भी बहुत सक्रिय है रेड सी में। मगर जिस प्रकार से पोस्टरिंग की है यूएस ने, जिस प्रकार से यूएस इब्राहिम लिंकन को लेके आ गया है, वो बहुत ही करीब ईरान के। इसका मतलब ये डायरेक्ट एक ईरान को प्रेशर है कि अगर आप लड़ाई के अंदर आए तो फिर जो अमेरिका ओपनली आएगा इजराइल के साथ और आपको बहुत नुकसान होगा। और कतार के अंदर जो यूएस की जो बेस है, वहां B-2 बॉम्बर जो कि न्यूक्लियर हथियार से लैस हैं, मुझे लगता है एक बहुत बड़ी जो पोस्टरिंग है, एक प्रेशर टैक्टिक्स है ईरान पे। और मुझे लगता है जब भी ईरान समय ले रहा है, ईरान कुछ ऐसा ही करेगा जैसे उसने पहले किया था, कि वो आपको बता के 200 से 300 मिसाइल फायर करेगा इजराइल की तरफ, जो आयरन डोम उसको एक प्रकार से नकारा कर देगा, और ईरान क्लेम करेगा कि उन्होंने बहुत ज्यादा डैमेज किया है इजराइल में। मुझे लगता है वही वॉर के जोन से आपको एक अलग एंगल पर ले जाना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ आप हमारे व्यूअर्स को उस लिहाज से भी बताइए। अभी अमेरिका जो कुछ कर रहा है, चाहे यूक्रेन के लिए, इजराइल के लिए, या फिर उन देशों के लिए जो उसके खिलाफ है और जिसकी वजह से उसे लगता है कि बाकी देशों को अगर वो सपोर्ट नहीं करता है तो वो कमजोर पड़ जाएगा। इलेक्शंस भी हैं अमेरिका में। इन इलेक्शंस के दरमियान ये जो पूरा घटनाक्रम हो रहा है हथियारों की और किस तरह से न्यूक्लियर वेपन्स की सप्लाई को लेकर, तैनाती को लेकर, ये अमेरिकन पर क्या असर डाल रही होंगी? बिल्कुल प्रीति जी, मैं एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहा था आपसे। देखिए, अमेरिका में इस समय एक बहुत बड़ा बहस चल रहा है कि हम यूक्रेन के वॉर को कब तक सब्सिडाइज करें, और जो अमानवीय कृत्य इजराइल हमास में या गजा में कर रहा है उसको कब तक हम कंडोन करें या माफ़ी दें। ये दो विरोधाभासी बातें चल रही हैं। साथ में चाइना भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो ये 3 चीज़ें जो मिलाकर जो बन रही हैं, उसमें ट्रंप साहब और कमला हैरिस का इलेक्शंस का उस पर एजेंडा सेट होगा। लेकिन ये बात भी स्पष्ट है कि अमेरिकी चाहते हैं कि किसी न किसी तरह इजराइल को इस पूरे प्रकरण में घाटा नहीं हो, नुकसान नहीं हो। लेकिन वो ये भी चाहते हैं कि अगर कोई भी पार्टी, हमास या इजराइल को अगर ज़्यादा क्षति हो, सिंपैथी उसके प्रति हो जाती है। ट्रंप ने भी कहा है वो युद्ध का खात्मा करेंगे। बाइडेन साहब वो कोशिश कर रहे हैं, वो इजराइल को भी पैसे देते हैं तो हमास के गजा में सिविलियन एक्टिविटीज़ के लिए भी पैसे देते हैं। तो इसमें बैलेंस करके वो चल रहे हैं। लेकिन यूक्रेन, इजराइल, चाइना, ये 3 फ्रंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और जिस तरह से पॉलिटिक्स होती जा रही है, अगर ट्रंप ट्रांजैक्शनल पॉलिटिक्स में विश्वास करते हैं
तो कमला हैरिस को भी उस ट्रांजैक्शनल पॉलिटिक्स पे आना होगा। लेकिन मतैक के तो पूरी तरह अमेरिका में ये है ही कि किसी भी तरह से इजराइल को क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए, किसी तरह यूक्रेन को क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए। जब भी हमास का पलड़ा भारी होगा या ईरान का पलड़ा भारी होगा तो अमेरिका में रिएक्शन होगा। लेकिन वो बैलेंसिंग एक्ट कौन करेगा? अब तक ट्रंप बोलते आए हैं कि हम ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप रखेंगे, अगर ताइवान को हम प्रोटेक्शन देते हैं तो उनको पैसे देने होंगे। इजराइल के बारे में वो नहीं कहते हैं। यूक्रेन के साथ कहते हैं कि हम तो 24 घंटे में एक फ़ोन कॉल पे उस युद्ध को समाप्त कर सकते हैं। तो ये एक, और ये बाइडेन साहब ये बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि अब अगर वॉर को आगे बढ़ाया गया तो क्षति उनकी होगी, यानी कमला हैरिस की होगी। अमिताभ, आप भी शायद इस पॉइंट से अग्री होंगे। इन सालों में जब से जो बाइडेन राष्ट्रपति अमेरिका के बने हैं, ताइवान को लेकर जो सपोर्ट दिया गया है, उस सपोर्ट को लेकर अब ट्रंप की नीतियां क्या बदलेंगी? क्योंकि वक्त के साथ साथ अब नेता भी अपने तौर तरीकों को बदलता है, ये भी देखना होगा। जो ट्रांजैक्शनल टर्म्स की बात आप कर रहे थे, उस पर मेरा ये कमेंट है। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, इजराइल ईरान तनाव के बीच बड़ी खबर ये कि स्पेनिश एयरलाइंस ने फ्लाइट रद्द की है। इजराइल जाने वाली फ्लाइट रद्द हुई है। एयर यूरोप अगले बुधवार तक रद्द है। इजराइल ईरान तनाव के बीच बड़ी खबर आ रही है, स्पेनिश एयरलाइंस ने ये फ्लाइट्स रद्द की है। मेजर जनरल जीजी द्विवेदी सर, ये एक नेचुरल प्रैक्टिस है कि जहां ऐसे हालात होते हैं फ्लाइट्स को रद्द किया जाता है, या फिर कोई इनपुट्स और मिल रहे हैं जिसकी वजह से स्पेनिश एयरलाइंस की ये फ्लाइट्स रद्द की गई हैं? ठीक बात है। एक तो प्रिकॉशन लिया जाता है कि जहां युद्ध के हालात बने हुए हैं वहाँ फ्लाइट ना हो, और दूसरी बात है कि शायद कोई ऐसी इंडिकेशन भी मिल रही है कि ये युद्ध जो है और भी भड़केगा। लेकिन मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, देखिए इस युद्ध में जो है सबसे फायदा किसको हो रहा है? वो चीन को और रशिया को हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे अमेरिका वेस्ट एशिया के अंदर फंस जाएगा तो चीन, देखो उसका फोकस जो है वेस्टर्न पैसिफिक से, यानी कि साउथ चाइना सी, ताइवान से हटेगा, और इसी प्रकार उसका फोकस रशिया से भी हटेगा। तो रशिया और चाइना दोनों चाहेंगे कि अमेरिका अच्छी तरह वेस्ट एशिया में फंस जाए, ताकि उनके ऊपर से जो एक दबाव है वो हटेगा। पर एक और बात और जो है, बात ये है कि अमेरिका भी जानता है कि अगर वो ज्यादा वेस्ट एशिया में फंस जाएगा तो उसका जो असली दुश्मन वो चाइना है, वो उससे फोकस हट जाएगा। तो इसलिए अमेरिका बैलेंस करेगा। इसलिए अमेरिका के जो पॉलिटिशियन है वो चाहते हैं कि किसी न किसी तरह इजराइल और ये हमास का युद्ध जो है इसमें सीज फायर हो जाए, युद्ध विराम हो जाए, और साथ ही साथ यूक्रेन जिस तरह भी खड़ा है वो चाहते हैं कि ये युद्ध इसी तरह चले और ज्यादा ना भड़के, क्योंकि अमेरिका की पोजीशन जो है वो ज्यादा चाइना के ऊपर फोकस है और फिर उसका फोकस रशिया की ओर है। ठीक है सर, एक बड़ी खबर इस बीच ये भी आ रही है कि इजराइल ईरान तनाव पर बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन ये है कि अमेरिका ने कुछ राजनयिकों को वापस बुला लिया है। महत्वपूर्ण राजनयिक ही इजराइल में रुकेंगे, ये इंफॉर्मेशन अमेरिका की तरफ से आ रही है। अमेरिका ने अपने राजनयिकों को तेल अवीव छोड़ने को कहा है। इसका मतलब साफ है कि आने वाला वक्त, आने वाले कुछ घंटे बहुत ज्यादा गंभीर हो सकते हैं। इस बीच एक और बड़ी इंफॉर्मेशन ईरान ने अमेरिका को दी है। विध्वंसक धमकी, यूएस बेस पर हमलों की बड़ी चेतावनी से जुड़ी हुई खबर है। मिडिल ईस्ट में हस्तक्षेप किया तो करेंगे हमला। ईरान ने कहा है मिडिल ईस्ट में सभी अमेरिकी बेसेस हम तबाह करेंगे। ईरानी सैन्य कमांडर ने अमेरिका को ये वार्निंग दी है। मिडिल ईस्ट में रूस की बड़ी तैयारी को लेकर इंफॉर्मेशन आ रही है। स्वेज नहर में रूस की सुपरसोनिक मिसाइल तैनात है। रूस ने नेवी फ्रिगेट शपस्निकोव को भेजा है। किंजल मिसाइल से लैस है शपस्निकोव। ईरान के समर्थन में अमेरिका के खिलाफ है रूस। और इसी के साथ ही हमारे सेगमेंट में आज के लिए बस इतना ही। हमारे सारे पैनलिस्ट का बहुत बहुत थैंक यू सर। बहुत डिटेल में हमने समझा कि किस तरह से आने वाले 24 घंटे बहुत क्रूशियल है।